तो सबसे पहले समुद्र विज्ञान इन तीनों में सबसे छोटी किताब है और परीक्षा में प्रश्न भी तीनों में से सबसे कम कहां से आते हैं? समुद्र विज्ञान से। टोटल अगर आप पीजी सहित ले लेते हो तो 40 से 45 क्वेश्चन भौतिक के भूगोल के ही होते हैं। भूआकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान और समुद्र विज्ञान के। समुद्र विज्ञान के क्वेश्चन होते हैं 6 से 8 क्वेश्चन और उनके क्वेश्चन होते हैं वो 15-15 से ज्यादा। तो कम क्वेश्चन है तो है भी उनसे आधी ही, इससे कम है और ना भी नहीं है। तो इसमें जो अपने टॉपिक्स हैं सबसे पहले समुद्र विज्ञान के वो लिखोगे। पहला टॉपिक है महासागरीय नीतल के उच्चावच। महासागरीय नीतल के उच्चावच, यानी समुद्र महासागरीय तली में क्या है, कौन कौन से उच्चावच, उनके बारे में। और ये सभी महासागरों के उच्चावच हम इसमें पढ़ेंगे। हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर के उच्चावच वो इसी में आ जाएंगे, महासागरीय नीतल के उच्चावचों में, ओशियन रिलीफ। इसके बाद दूसरे नंबर पर है समुद्री जल या महासागरीय जल का तापमान, घनत्व, लवणता। मैन यहां पर क्या है? लवणता डायरेक्ट अपने सिलेबस में है, महासागरीय जल की लवणता। तीसरे नंबर पर आता है महासागरीय जल की गतियां। महासागरीय जल की गतियां, और इसमें अपने सिलेबस में दो हैं। एक है समुद्री धाराएं और ज्वार भाटा। समुद्री धारा और ज्वार भाटा ये दो अपने सिलेबस में है। चौथा है महासागरीय निक्षेप, डिपॉजिट्स, ओशियन डिपॉजिट, महासागरीय निक्षेप। और पांचवा है कोरल रीफ, परवाल भित्ति। परवाल भित्ति ये ओशियनोग्राफी के सिलेबस के अपने टॉपिक हैं। एक नंबर पर सबसे पहले आज पढ़ते हैं महासागरीय नीतल के उच्चावच। तो हेडिंग लिखोगे ओशियन बॉटम के जो रिलीफ हैं महासागरीय नीतल के उच्चावचों के बारे में। तो यहां पहले उच्चावच कुछ बेसिक, प्रत्येक महासागर आएगा तो उस महासागर की बेसिक चर्चा भी करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है महासागरीय नीतल के उच्चावच। तो हम देखते हैं सबसे पहली बात तो वो है जिस तरीके से महाद्वीपों पर हम देखते हैं कहीं पर्वत, कहीं पठार, कहीं मैदान, कहीं भ्रंश घाटियां, गर्त, ये हैं असमानताएं हैं जो किसके कारण बनी? अंतर्जात और बहिर्जात बलों के कारण से। पक से अपर्दन निक्षेपण की क्रिया है वलन भ्रंशन। ऐसा ही कहां पर हुआ है? सागर नीतल में भी अंतर्जात और बहिर्जात शक्तियां कार्यरत हैं और उसके कारण वो नीतल भी सीधा सपाट नहीं है। वहां पर भी पहाड़ हैं, वहां पर भी गर्त गड्ढे हैं, वहां पर्वत श्रेणियां भी मौजूद हैं, वहां मैदानी क्षेत्र भी मौजूद हैं, वहां पठार भी मौजूद हैं। तो अब सबसे पहली बात आती है वो है कि महासागर और महाद्वीपों के उच्चावचों को एक हम ग्राफ पर दर्शाएं, उनका प्रतिशत और क्षेत्रीय अनुपात, तो उसके लिए एक वक्र का प्रयोग किया जाता है।
पहली बात यही आती है कि महासागरीय नीतल के उच्चावचों को दर्शाने के लिए कौन से वक्र का प्रयोग किया जाता है। तो बेसिक बात जो पता है। अब इंपॉर्टेंट पहली बात यहां पर आती है, वो है उच्चतादर्शी वक्र। कौन सा वक्र होता है? उच्चतादर्शी वक्र बोल दो या उच्चतामिति वक्र बोल दो, इंग्लिश के अंदर भी इसको ध्यान रखना है। वो क्या है? हिप्सोग्राफिक कर्व। हिप्सोग्राफिक भी इसको बोल सकते हो आप, या इसको हिप्सोमेट्रिक भी बोल सकते हो, एक ही बात है। ज्योग्राफी में हम पढ़ रहे हैं तो मूल ज्यादा अच्छा शब्द क्या है? ग्राफिक है वो, क्योंकि भूगोल में दर्शा रहे हैं, अन्य चीजों में भी तो हम है वो दर्शाया जा सकता है। तो इसका मतलब क्या होता है? सबसे पहले इंपॉर्टेंट में उच्चतादर्शी वक्र का प्रयोग किसने किया? किसने किया था? तो कैसिनो ने सबसे पहले। कब? ने सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में महासागरीय नीतल और महाद्वीपों का उच्चावचीय प्रदर्शन किसके द्वारा किया था? इस वक्र के द्वारा। उसके बाद इसको बहुत इंपॉर्टेंट किसने बना दिया? दूसरा विद्वान आता है स्वेरड्रम। स्वेरड्रम ने है वो 1942 ईस्वी में आधुनिक ढंग से किसका प्रदर्शन किया? उच्चतादर्शी वक्र का। उसके लिए उसने दो अक्ष लिए। ये कौन सा अक्ष होता है? एक्स अक्ष। और ये क्या है? वाई। एक्स अक्ष पर इसने क्षेत्रफल को दर्शाया किस में? प्रतिशत में। कौन सा भाग कितने क्षेत्र को कवर कर रहा है? प्रतिशत में। और यहां वाई अक्ष पर इसने किसको दर्शाया? किसी भी उच्चावच की ऊंचाई या गहराई कितनी है, वो वाई अक्ष के ऊपर, नीचे भी वाई और ऊपर भी वाई, प्लस और माइनस में। उसके बाद इसी ने सबसे पहले रप ने व्यापक अध्ययन करके जो बात कही, वो कही महाद्वीपों की औसत ऊंचाई अगर इस वक्र में हम प्रदर्शित करते हैं तो महाद्वीपों की औसत ऊंचाई कितनी? 840 मीटर की महाद्वीपों की एवरेज हाइट किससे? सी लेवल से, जो डेटम लाइन है ये, इस सी लेवल से महाद्वीपों की हाइट तो कितनी है? एवरेज 840 मीटर। और महासागरों की औसत क्या आएगी यहां पर? गहराई। महासागरों की औसत गहराई कितनी है? 3800 मीटर। महासागरों की औसत गहराई कितनी? 3800 मीटर है वो बताई। तो पहले अपने को ये बातें महत्वपूर्ण रूप से ध्यान में रखनी है। पहली बात तो यही कि उच्चावतादर्शी वक्र क्या होता है। तो ग्राफ के ऊपर हम क्या करें? उच्चावचों का प्रदर्शन करते हैं, क्षेत्रफल और प्रतिशत रूप में उसका अनुपात दर्शाते हैं, वो वक्र ही क्या है? उच्चतादर्शी वक्र है। ऊंचे नीचे भागों का प्रदर्शन, उसका सर्वप्रथम तो किसने? कैसिनो ने। उसके बाद में बड़े व्यापक स्तर पर स्वेरड्रप ने, और उसने साथ में ये बात भी बताई कि महाद्वीपों की औसत ऊंचाई 840 और महासागरों की एवरेज गहराई 3800 मीटर। और उसने जो उच्चतादर्शी वक्र बनाया उसमें क्षैतिज रूप से तो क्या प्रदर्शित किया? पूरे पृथ्वी का क्षेत्रफल, और उसमें अलग अलग एरिया का कितना हिस्सा कवर करता है, कि जैसे मगन तट कितना करेंगे, मगन ढाल कितना प्रतिशत कवर करते हैं, मैदान कितना कवर करते हैं, पर्वत कितना कवर करते हैं, पठार कितना कवर करते हैं वो। और साथ में क्या बताई? लंबवत अक्ष पर ऊंचाई या गहराई, कि मैदान समुद्र तल से इतना ऊंचा, पठार इतना है, पर्वत इतना है। और गहराई में कि मगन तट इतनी गहराई तक है, ढाल
इतनी गहराई तो जो अभी हम बढ़ाएंगे भी, एक आपको बनाना भी है, भी पढ़ेंगे। तो पहले ये इतनी बात लिखोगे, तो पहले एक लाइन लिख लो कि महासागरीय तली पर भी, महासागरीय तली पर भी महाद्वीपों की तरह, महाद्वीपों की तरह उच्चावचीय विभिन्नता पाई जाती है, महाद्वीपों की तरह उच्चावचीय विभिन्नता पाई जाती है। अब नाम लिखोगे उच्चतादर्शी या उच्चतामिति वक्र, एक ही बात है, उच्चतादर्शी या उच्चतामिति। तो उच्चतादर्शी वक्र क्या होता है, तो उसमें लिखो महाद्वीप और महासागरों के, महाद्वीप और महासागरों के उच्चावचों का ग्राफीय रूप में प्रदर्शन, ग्राफीय रूप में ये प्रदर्शन, लाइन चेंज करके इंपॉर्टेंट, सर्वप्रथम कैसिनो द्वारा 1921 में, कैसिनो द्वारा 1921 में उच्चतादर्शी वक्र बनाया गया, इसके बाद 1942 ईस्वी में स्वेरड्रम ने इसमें संशोधन किया, जिन्होंने ग्राफ में दो एक्स होते हैं, एक्स और वाई, इन्होंने एक्स एक्स पर, एक्स एक्स पर उच्चावचों का क्षेत्रफल प्रतिशत में, एक्स एक्स पर उच्चावच या स्थिर रूपों का, उच्चावचों का क्षेत्रफल, वो भी किस रूप में, प्रतिशत रूप में, तथा लंबवत अक्ष हो जाएगा वाई, वाई अक्ष पर ऊंचाई दर्शाई, फिर दो बातें इंपॉर्टेंट इसी में, इसी ने ये कहा था, पहले महाद्वीपों की औसत ऊंचाई कितनी, 840 मीटर, महाद्वीपों की औसत ऊंचाई 840 मीटर, और महासागरों की औसत गहराई 3800 मीटर। अब
उच्चावचतादर्शी वक्र बनाएंगे हम पूरी पृथ्वी का, तो वो भी साथ में बनाना है। सबसे पहले ग्राफीय रूप में जब हम प्रदर्शित कर रहे हैं, ये क्षैतिज अक्ष और ये लंबवत अक्ष है। अब क्षैतिज अक्ष पर अपने को किसका प्रदर्शन करना है? पूरे ग्लोब का, क्योंकि यहां पर अकेला स्थल भाग नहीं, महाद्वीप और महासागर दोनों को दर्शा रहे हैं। तो पूरी पृथ्वी का 100% क्षेत्रफल, 100% का मतलब कितना? लगभग 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। उस क्षेत्र को हम लें तो इसको अगर हम बराबर लगभग भाग में रहता है, क्या करें? तो प्रतिशत रूप में लिखेंगे 10, 20, 30, 40, 50, 90 और पूरा 100%। ये अपन क्षेत्र प्रतिशत रूप में दर्शा दिया। ये क्या है? क्षेत्रफल। अब हम देखते हैं इस 100% क्षेत्रफल में से महाद्वीप कितने भाग पर फैले, ग्लोब के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर महाद्वीप हैं? फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, इतनी देर लग रही है? अरे 71% पूर्णांक में रखते हैं, 70.8 और 29.2। सीधा कहें तो 29% पर जमीन और 71% भाग पर पानी है। तो इसमें से ऊपर है महाद्वीप, तो कितना एरिया? 30 से थोड़ा सा पहले, ये 29% एरिया तो रह गया ऊपर। ये लाइन क्या है? सी लेवल। क्या हो गया ये? सी लेवल, समुद्र तल, टम लाइन या सी लेवल लिख सकते हैं। अब इस सी लेवल से ऊपर जो महाद्वीपों के रूप में है वो कितना एरिया है? अपने पास 29% भाग है, जिसमें मैदान, पठार और पर्वत, तीन चीजें अपने पास हैं। अब यहां से ऊपर लाइन हम बढ़ाते हैं, रफली एक बार बनाना है। तो अब इसको समझने का मतलब है सबसे ऊपर ही ऊपर मैं क्या ये लिख सकता हूं 8,848 मीटर। इधर ऊंचाई लिखेंगे हम, आपने यहां पर लिख दी 1000, 2000, 3000, 4000, 5, 6, 7 और 8। इस तरीके से लास्ट 8,848 मीटर ऊंचाई पर क्या है? वो है माउंट एवरेस्ट, सबसे ऊंचा भाग। अब ये भाग क्या हो गया? पहले नंबर पर ये मैदान हो गया, नीचा भाग है मैदान, और मैदान का मतलब अधिकांश 300 मीटर से है वो नीचा, सी लेवल से ऊपर 300 मीटर तक का भाग। पूरे ग्लोब का मैदानी क्षेत्र कितना है? लगभग 40-41% भाग पूरा महाद्वीपों का किस रूप में है? मैदानों के रूप में है। उसके बाद मैदानों के बाद क्या आता है? पठार। एकाएक ऊंचे उठे भाग मैदान से जो 300 से 600 मीटर ऊंचाई पे रहते हैं वो पठार। पठार कितना भाग कवर करता है? 33% भाग कवर कर लेता है। और उससे ऊपर के भाग है वो पर्वत और पहाड़ियों के अंतर्गत आते हैं। और पर्वत और पहाड़ियां हैं वो कितने प्रतिशत भाग पर हैं?
तो 26% भाग है वो पर्वत और पहाड़ी का है जो 600 से ऊंचा है, और सबसे ऊंची पर्वतमाला हो गई माउंट एवरेस्ट। अब बात करें, ये तो पूरा का पूरा चलो क्या था, ये पूरा था महाद्वीप स्थल भाग है। अब समुद्र में जलीय क्षेत्र की बात करते हैं। जलीय क्षेत्र की बात करें तो अपने पास 70% क्षेत्रफल क्या है, जल। उस 70% जो महासागर का तल है उसमें मूल रूप से हम यहां पर ज्यादा भी चलो दर्शा देंगे अगर उसी एक में ही कई स्थलाकृति पाई जाती है। महासागरीय नितल के उच्चावचों को मूल रूप से 4 भागों में बांटते हैं। पहला नाम क्या आएगा, सबसे पहले जब तट से समुद्र की ओर चलते हैं तो महाद्वीपीय मगन तट आता है। सबसे पहला क्या आता है, महाद्वीपीय मगन तट। कितनी गहराई तक का भाग है, 200 मीटर तक की गहराई या 100 फेदम की गहराई तक का भाग या 600 फुट गहरा भाग। इसमें डिटेल में अभी पढ़ेंगे प्रत्येक के बारे में। तो यहां पर हम देखते हैं तो वो कुल महासागरीय क्षेत्र का कितना भाग कवर करता है, 8.6%। कितना कवर करता है, 8.6% कवर कर रहा है। तो वो 8.6 कवर करें तो 70 का 8.6 है, तो यहां तो वो उसमें लगभग है, वो क्या करेगा, तो यहां से लाइन आप बढ़ाओ, ढाल क्या होता है उसका, मंद ढाल होता है। और इधर मैं लिख देता हूं गहराई, और यहां पर आपने लिख दी कितनी, 200 मीटर कि 200 मीटर की गहराई तक महासागरीय नितल का पहला भाग आएगा। 200 मीटर से लेकर औसत 2 अधिकतम 3660 मीटर की गहराई तक दूसरा भाग आएगा महाद्वीपीय मगन ढाल। जो एकाएक ढाल क्या होता है, बढ़ जाएगा, ये मंद ढाल है, डिटेल में बाद में। उसके बाद अगला एरिया भी लगना, लेकिन क्या हो गया, ढाल तीवर हो गया। और ढाल तीवर के बाद अगर इसकी गहराई अपने को दर्शानी है तो लगभग हम ये लिख दें कि यहां पर एवरेज 3 अधिकतम 3660 मीटर है। अधिकतम कितने तक है ये, वो वहां। अब मगन ढाल के बाद क्या शुरू हो जाता है, अब है वो सागरीय मैदान शुरू हो जाता है। सागरीय मैदान शुरू होता है, और सागरीय मैदान की गहराई कितनी, 6000 मीटर तक होती है। और उसके बाद कुछ स्थानों पर एकाएक सागर का भाग क्या होता है, अधिक गहरा आता है। जो अधिक गहरा भाग आ गया उसे क्या बोलेंगे, गर्त बोलेंगे। यहां लिख दिया मैंने 6000 मीटर की ये लाइन जो लगभग यहां समाप्त हो रही है, ये 6000 पर ये लाइन लग जा। और सबसे आखिरी में जो सागर में सबसे गहरा चावच है वो गर्त, और यहां पर पृथ्वी या ग्लोब पर सबसे गहरा भाग कौन सा है, तो वो है मेरियाना गर्त। कितना, तो 11033 मीटर गहरा। तो यहां हम लगभग लास्ट गहराई पूर्णांक में कितनी लिख सकते हैं, 11000 मीटर गहराई तक ये। अब इन चारों के इसमें नाम, चारों के इसमें अगर हम नाम लिख रहे हैं तो सबसे पहले इसका नाम क्या हो गया, महाद्वीपीय मगन तट। तो महाद्वीपीय मगन तट। दूसरा ये क्या है, ये है महाद्वीपीय ढाल, मगन ढाल लिख दो या ढाल। तीसरा भाग है ये क्या है, गहन सागरीय मैदान। और चौथा ये भाग है, ये क्या कहलाता है, महासागरीय गर्त या खाइया। शांतर है ये। अब इसका प्रतिशत में लिखें, महाद्वीपीय मगन तट कितने भाग पर, 8.6, महाद्वीपीय ढाल 8.5, गहन सागरीय मैदान 75.9% पे,
और गर्त लगभग कितने भाग पर? 7% भाग पर है। उसके बाद इसी में चलो कुछ डायग्राम एक में ही पूरा कर लो, बार बार ये बनेंगे भी नहीं, तो दो तीन बातें इसमें और आती हैं। महासागरीय नीतल के उच्चावचों में ही एक आ देंगे। ये जो भाग है यहां पर मलबा आके निक्षेपित हो जाता है, जहां पर मगन, महाद्वीपीय मगन ढाल और मैदान मिलते हैं, ये भाग निक्षेप से कुछ ऊपर उठा होता है, इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे महाद्वीपीय उभार, डिटेल में सबके बारे में अभी पढ़ेंगे, महाद्वीपीय उभार कहते हैं। समुद्र के अंदर नीतल में कहीं कहीं पर ऊंची सपाट शीर्ष युक्त और कहीं कहीं उदाकार नुकीले शिखर युक्त क्या पाई जाती हैं? पहाड़ियां। जब सपाट शीर्ष युक्त पहाड़ी है उसका नाम है गियोट, और जो नुकीले शीर्ष युक्त पहाड़ी है इसका नाम है सी माउंट या समुद्रगिरी। समुद्री गिरी है। उसके बाद में महासागरों में प्लेटें जब एक दूसरे से दूर गतिशील होती हैं, अपसरण होता है, तो बीच में दरार पड़ती है और दरारी भ्रंश से क्या बनती हैं? महासागरीय कटकों का क्या होता है? निर्माण होता है। तो महासागरीय जो कटक हैं वो भी सागर नीतल के अंदर हैं। सागर नीतल पर ऊंचे उठे भाग हैं काफी, और कुछ भाग इनके द्वीप के रूप में क्या होते हैं? बाहर भी निकल आते हैं। बीच में इसमें क्या मौजूद होती है? तो ये महासागरीय रिज या कटक हैं, और इन कटक के बीच में क्या होती है? रिफ्ट वैली होती है, भ्रंश घाटी पाई जाती है। भ्रंश घाटियां भी समुद्र में पाई जाती हैं, कटक भी पाए जाते हैं। और कहीं कहीं महासागर का नीतल है वो भी खुद एक गुंबद नुमा रूप में ऊपर उठा आता है, गहन सागरीय मैदान का हिस्सा, और इसे महासागरीय उभार कहते हैं। महासागरीय उभार। और कई बार सीधा सा है कि कोई भाग है वो जमाव से, जब ज्वालामुखी का जमाव हुआ और ये कटक का बाहर भाग आ गया तो ये क्या बन गया? द्वीप का निर्माण हो गया। जल से ऊपर आ गया था वो द्वीप है। तो ये महासागरीय नीतल की मुख्य रूप से वच, ये जो ढाल वाला भाग है यहां गहरी क्या पाई जाती हैं? कंदरा या घाटियां, जो किस पर मिलती हैं? महाद्वीपीय मगन ढाल पर अंतः सागरीय केनियन वी आकार की घाटी है वो यहां पे मिलेंगी। वी शेप्ड वैली जो है वो मिलेंगी ढालू भाग पर, जिसे अंतः सागरीय केनियन कहते हैं। ये एक है वो महासागरीय नीतल के लिए उच्चावचतादर्शी वक्र में हम प्रदर्शित कर सकते हैं। दोनों ये आगे ये आराम से बना लेना। अब डिटेल में प्रत्येक के बारे में पढ़ेंगे। अब हेडिंग लिखो, महासागरीय नीतल के उच्चावचों का वर्गीकरण। महासागरीय नीतल के उच्चावचों का वर्गीकरण।
महासागरीय नीतल के उच्चावचों का वर्गीकरण। महासागरीय नीतल के उच्चावचों का वर्गीकरण की अगर हम बात करें तो पहले सीधा मूल रूप से कितने भागों में बांटा जाता है, तो मूलतः महासागरीय नीतल को 4 भागों में बांटा जाता है। मूलतः महासागरीय उच्चावचों के 4 भाग, 4 भागों में चारों के नाम जो हमने पीछे लिखे हैं वो कौन कौन से हैं 4, तो सबसे पहला आता है वो है महाद्वीपीय मगन तट, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। तो ये मगन तट है जिसको शेल्फ भी बोल सकते हो। दूसरे नंबर पर आता है महाद्वीपीय मगन ढाल, स्लोप एरिया। तीसरे नंबर पर वितलीय या गहन सागरीय मैदान, और चौथे नंबर पर आता है महासागरीय गर्त। तो मूलतः 4 भाग हैं। इसको हम 2 तरीके से ध्यान रख सकते हैं। सीधा आपको पूछे तो आप कहोगे कि महासागरीय नीतल के जो उच्चावच हैं उनके 4 नाम हैं, और वो 4 हो गए कौन से, मगन तट, ढाल, मैदान और गर्त। लेकिन सागरीय नीतल में कुछ गौण उच्चावच भी पाए जाते हैं। अब पहला, क्या पूरा समुद्र महासागर का हिस्सा है या उसका कोई भाग महाद्वीप का हिस्सा भी होता है? 2 नाम आपने पढ़े हैं, महाद्वीपीय मगन तट और महाद्वीपीय मगन ढाल। यहां महासागर नाम क्यों नहीं आया? क्योंकि ये मूल रूप से निर्माण दृष्टि से कभी किसका हिस्सा, महाद्वीप का हिस्सा, और इनकी समानता किसमें है, महाद्वीपीय क्रस्ट के समान। महासागरीय क्रस्ट मुख्यतः किससे बनी होती है, बेसाल्ट से, और महाद्वीपीय क्रस्ट ग्रेनाइट से। यह भाग ग्रेनाइट से बना है। कभी यहां तक पानी नहीं था, लेकिन जब धीरे धीरे क्या बढ़ा, जल स्तर बना, तो महाद्वीप का ही कुछ हिस्सा क्या हो गया, जलमग्न। जहां आज किसका विस्तार है, समुद्र का विस्तार है। इसलिए उनको हमेशा मूल रूप से किसका हिस्सा मानेंगे, महाद्वीप का। महासागर के अंदर है लेकिन हिस्सा किसका, महाद्वीप का। कौन कौन से नाम है वो, महाद्वीपीय भागों में जो नाम आते हैं उसमें आपको याद रखना है, इस बेल्ट में जो पाए जाएंगे दोनों, ये पहला तो कौन सा, महाद्वीपीय मगन तट, और दूसरा महाद्वीपीय मगन ढाल। इसके अलावा तीसरे नंबर पर हम देखते हैं तो जहां महाद्वीपीय ढाल खत्म होता है वहां जो मलबा निक्षेप से उभार बना है वो मलबा भी कहां से गया, महाद्वीप से गया है, और इसीलिए उसका नाम क्या है, महाद्वीपीय उभार। तो महाद्वीपीय उभार भी महाद्वीपीय भागों में आते हैं। और चौथी वैसे हम संरचना इसमें पढ़े, हालांकि कुछ जगह वो गहन सागरीय मैदानों तक है, लेकिन मूल रूप से जो अंतः सागरीय कंदराएं हैं, केनियन हैं, वो मगन तट और मगन डालों पर ही मिलती हैं। तो यहां चौथा भाग हम जोड़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे अंतः सागरीय केनियन, कंदरा या केनियन। ये तो महाद्वीप में। महासागर की बात करें तो यहां पर पहला मेन हिस्सा कौन सा है, गहन सागरीय मैदान।
अब इस गहन सागरीय मैदान में पाई जाने वाली गौण स्थलाकृतियां कौन कौन सी है? तो यहां पर हम देखते हैं गहन सागरीय मैदान में पहला पाया जाता है महासागरीय रिज, यानी महासागरीय कटक, जो समुद्र की पर्वतमाला है। उसमें छोटी पहाड़ियां हैं इसी पर, जिन्हें समुद्री गिरी, सी माउंट कहते हैं। अगर शीर्ष सपाट है तो उन्हें क्या कहा जाता है? गियोट कहा जाता है। और इसी पर क्या पाई जाती हैं? रिफ्ट वैली या भ्रंश घाटियां। ये मैन संरचना महासागरीय बेसिन। और दूसरा जो मैन गहन सागरीय मैदान में हिस्सा है वो क्या है? वो है गर्त व खाइयां। हाँ, एक महासागरीय उभार। पांचवा इसमें क्या लिखोगे? ई में यहां महासागरीय उभार। ये अब महासागरीय नीतल के उच्चावच में डिटेल से प्रत्येक के बारे में पढ़ना है। तो अब एक नंबर पर 4 भागों में सबसे पहला लिखो महाद्वीपीय मगन तट। महाद्वीपीय मगन तट। सुबह 6:10 तक छोड़ देंगे। बना लिया ये? तो सबसे पहला जो पार्ट है महाद्वीपीय मगन तट है। इसमें अगर हम देखते हैं तो अभी एक डायग्राम आपने ये बनाया है। जब हम तट से किधर चलते हैं? समुद्र की ओर चलते हैं, तो सबसे पहले समुद्र का एक छिछला भाग आता है, कम गहरा भाग और मंद ढाल वाला भाग। उस तट से समुद्र की ओर के महाद्वीप के भाग को ही, ये किसका हिस्सा है? महाद्वीप का भाग है, उसे ही हम क्या कहते हैं? महाद्वीपीय मगन तट कहा जाता है। अब इसमें रफली में जैसे प्रत्येक के लिए तो डायग्रामिक रूप में बताएंगे। ये जैसे हमने वहां आया था सी लेवल हो गया। अब सी लेवल में तट से आगे जब हम बढ़ते हैं तो तट से आगे चलेंगे तो धीरे धीरे ढाल क्या होता जाएगा? वो गहराई क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। तो सबसे पहले मगन तट की परिभाषा आपसे पूछे तो क्या होगी? सागर के तट या किनारे से सागर उन्मुख भाग, सागर की ओर का छिछला कम गहरा भाग, जो मूलतः किससे बना है? महाद्वीप से बना है। क्या कह दिया उसे? महाद्वीपीय मगन। परिभाषा आ गई। अब इसकी विशेषताएं क्या आएंगी? तो इसकी विशेषताओं में जो जो बातें, यहां तक का भाग जैसे हमने इसको समुद्र की ओर मान लिया, तो पहली बात आती है इसकी गहराई कितनी है। इस क्षेत्र में उधर में महाद्वीपीय मगन तट की गहराई, तो गहराई 3 तरीके से याद रखनी है। गहराई है 100 फीदम, या क्या बोल सकते हो लगभग 180 से 200 मीटर, या 600 फुट बोला जा सकता है। बता दूंगा गहराई इसकी इतनी है। गहराई के बाद में इसकी ढाल प्रवणता कितनी होती है? तो इसमें ढाल क्या होता है? बहुत मंद ढाल होता है। मंद ढाल साधारणतः 1 डिग्री या इससे क्या होता है? कम होता है। ढाल कम है। और ढाल प्रवणता वैसे लिखें तो 1:500 इसकी क्या होती है? ढाल प्रवणता। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप तट से 500 फुट समुद्र की ओर चले तो 500 फुट जाने पर
कितना नीचा भाग हो जाएगा? 1 फुट नीचा होगा। 500 फुट पर कितना? 1 फुट हो जाएगा। अगर 500 मीटर गए तो गहराई कितनी बढ़ेगी? 1 मीटर बढ़ जाएगी। अगर इसको मीटर मान रहे हो तो ये मीटर में, इसको आपने कह दिया मैं यहां से यहां तक 500 सेंटीमीटर चला, तो 500 सेंटीमीटर जाने पर कितना एरिया नीचा हुआ? मात्र 1 सेंटीमीटर नीचा हो जाएगा। तो ढाल क्या है? मंद पाया जाता है। उसके बाद अगर इसका बात करें क्षेत्रफल की, कुल महासागरीय नीतल के कितना प्रतिशत एरिया ऐसा है जो 200 मीटर तक गहरा है के पास? तो कितना भाग है? तो यह है 8.6% क्षेत्र है जो समुद्र नीतल का, वो किस रूप में है? मगन तट के रूप में। लेकिन ये प्रत्येक महासागर में समान नहीं है। कम गहरा भाग, छिछला भाग सबसे ज्यादा कौन से महासागर में है? तो अटलांटिक महासागर में मगन तट सर्वाधिक क्षेत्र पर फैले हैं, अधिक चौड़े भी हैं। तो अटलांटिक महासागर में इसका विस्तार कितना है? तो अटलांटिक महासागर के कुल नीतल के जो कुल उस महासागर का क्षेत्र है उसके 13.3% भाग पर क्या है? मगन तट का विस्तार। दूसरे नंबर पर कौन से महासागर का नंबर आता है? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर के कुल क्षेत्र का कितना? 5.7% हिस्सा है वो किस रूप में है? मगन तट के रूप में है। और मगन तटों का सबसे कम विस्तार किस महासागर में है? हिंद महासागर में है, जो 4.2% है। ये भी अपने को अच्छे से ध्यान रखना है। उसके बाद में इसकी बात करें कि मगन तट है, इसकी चौड़ाई की बात की जाए तो मगन तटों की चौड़ाई की बात करें, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। तो मगन तटों की कह दिया जाए कि औसत चौड़ाई है वो कितनी होती है? तो औसत जो लेते हैं, हर जगह भिन्न भिन्न है, तो औसत रूप से ये 80 से 100 किलोमीटर तक क्या पाए जाते हैं? चौड़े पाए जाते हैं। लेकिन अगर हम अब विश्व में प्रत्येक महाद्वीप के किनारे पर देखें तो इनकी चौड़ाई में बहुत अधिक विविधता पाई जाती है। ये अब पहली बात आती है, मगन तट सर्वाधिक चौड़े कहां पर हैं और सबसे संकड़े कहां पर हैं? तो अगर हम विश्व के मैप में देखते हैं तो मगन तटों की चौड़ाई कहां पर आपको ज्यादा देखने को मिलेगी? तो उत्तरी गोलार्ध में 50 से 85 डिग्री जो अक्षांश हैं उनके अंदर जो है वो जो ये लाइन है लगभग यहां 60 है, ये जो एक लाइन खींचते हैं इससे लेकर के ये जो एरिया है, इस एरिया के अंदर 50 से 85 डिग्री नॉर्थ में ये सर्वाधिक क्या पाए जाते हैं? चौड़े पाए जाते हैं। उसमें भी आपको पूछा जाए पर्टिकुलर कहां पर, तो उसमें ये जो पट्टी है उत्तरी साइबेरिया से लेकर आर्कटिक सागर के सहारे, ये जो उत्तरी साइबेरिया से लेकर इधर कौन सा तट? अलास्का का जो तट है आर्कटिक से लगता हुआ, यहां पर ये सर्वाधिक चौड़े मगन तट हैं और यहां ये 1200 किलोमीटर तक क्या हैं? चौड़े हैं। औसत 80 किलोमीटर है, लेकिन यहां तट से 1200 किलोमीटर तक जाओगे आप, कहां पर है? आर्कटिक महासागर में। तो 1200 किलोमीटर दूर समुद्र में चले गए तब भी समुद्र मात्र कितना गहरा? 200 मीटर गहराई हुआ है। इसका मतलब कि 1200 मीटर तट से दूर गए तब तक उसकी अधिकतम गहराई कितनी हुई है? 200 मीटर ही हुई है। तो ये पूरा बेल्ट क्या है? छिछला क्षेत्र है। सर्वाधिक चौड़े यहां पर पाए जाते हैं। सबसे संकड़े कहां पर पाए जाते हैं वो और बताओ?
तो सबसे संकड़े हम देखते हैं तो यहां दो देश हैं अफ्रीका के पश्चिमी तट पर, नामीबिया और अंगोला। ये अंगोला और ये नामीबिया। यहां पर मगन तट सबसे संकड़े हैं। मात्र कितने हैं? तो यहां ये 10-15 किलोमीटर अधिकतम है। सबसे संकड़े कहां पर हैं? अंगोला नामीबिया पर सबसे संकड़े। और ये कौन सा तट हुआ? साइबेरिया। और इधर कौन सा? अलास्का पर ये क्या है? सर्वाधिक चौड़े। उसके बाद बात करें, जहां किनारों पर पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं वहां मगन तट संकड़े मिलते हैं। कहां कहां मेनली संकड़े हैं? दक्षिणी अमेरिका का कौन सा तट? पश्चिमी तट। एंडीज पर्वत के सहारे सारे मगन तट क्या हैं? संकड़े हैं। लेकिन सबसे संकड़े की बात करें तो कहां आएगा? पहला अंगोला नामीबिया। उसके बाद पूरा का पूरा कौन सा तट? उत्तरी अमेरिका का भी कौन सा तट? पश्चिमी तट पर भी मगन तट क्या है? संकड़े पाए जाते हैं। अफ्रीका का भी कौन सा तट? पश्चिमी तट पर संकड़े। ऑस्ट्रेलिया के भी कौन से भाग में? पश्चिमी तट पर ही मगन तट संकड़े हैं। और साथ में भारत में भी देखें दोनों में, तो पूर्वी तट पर ज्यादा संकड़े हैं या पश्चिम पर? पश्चिमी तट पर संकड़े हैं। लेकिन मूलतः यहां बहुत अधिक संकड़े मगन तट हैं। मगन तट अधिक चौड़े कहां पर मिलेंगे? जहां पर या तो नदियां डेल्टा बनाते हुए समुद्र में गिरती हैं। डेल्टा बनाएंगी तो दूर तक मलबा निक्षेप होगा। बड़े, ये तो था ही था बेल्ट। उसके बाद हम देखते हैं कहां से लेकर कनाडा का पूरा तट है, वो पूरा का पूरा जो तट है यहां पर अधिक चौड़े हैं। न्यू फाउंडलैंड से होते पूरा, और जहां तट चौड़े हैं वहां मत्स्य बैंक मिलेगा, चबूतरा। क्योंकि यहां पर क्या होंगी? मछलियां, प्रकाश यहां तक पहुंचेगा तो यहां मछलियां, मत्स्य बैंक। यहां से लेकर कहां तक है? यहां पर ये कौन सा क्षेत्र है? कौन सा अंतरीप है? हेंट्रस अंतरीप तक। यूएस, उत्तरी अमेरिका का कौन सा तट अधिक चौड़ा है? ये। लेकिन उससे आगे मगन तट की चौड़ाई पुनः क्या हो जाती है? कम हो जाती है। कहां पर? मेक्सिको की खाड़ी तटीय भाग में पुनः ये क्या है? संकड़े हैं, अधिक चौड़े नहीं। इधर पूरा जो ये क्षेत्र है यहां पर भी मगन तट क्या है? अधिक चौड़े मिलेंगे। इस पूरे पश्चिमी यूरोप का जो तट है इस पर भी मगन तट, जो फ्रांस का क्षेत्र है, पुर्तगाल का क्षेत्र है, यहां ब्रिटेन का जो चारों ओर का क्षेत्र है, यहां आइस लैंड है, इसके चारों ओर ग्रीनलैंड ये क्षेत्र है, यहां पर भी मगन तट अत्यधिक चौड़े हैं। और यहां पर भी मछली पालन बैंक क्षेत्र है, छिछला। तो ये मुख्यतः चौड़े क्षेत्र हैं। तो महाद्वीपों के ज्यादातर कौन से तट? पश्चिमी तट पर संकड़े और पूर्वी तट पर चौड़े। नदी मुहानों पर चौड़े मिलते हैं लेकिन अपवाद स्वरूप कहां पर संकड़े हैं? ये कौन सी नदी गिरती है यहां? मिसिसिपी नदी के मुहाने पर। और जहां चौड़े होने चाहिए थे इधर भी मगन तट क्या है? चौड़े हैं। लेकिन संकड़े कहां हैं? अपवाद स्वरूप कौन सी नदी के मुहाने पर? अमेजन नदी के मुहाने पर मगन तट क्या है? संकड़ा है। दो नदियों पर अपवाद स्वरूप संकड़े हैं, मिसिसिपी और अमेजन। बाकी सभी नदियों के किनारे मगन तट क्या मिलते हैं? चौड़े मिलते हैं। तो ये पूर्वी तट पर अपवाद हो गए दो। बाकी पूर्वी जो तट है, चाहे यहां का हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी तट हो, चाहे अफ्रीका का पूर्वी तट हो, सब में क्या है? मगन तट चौड़े। लेकिन इंपॉर्टेंट में ध्यान रखना है, ये एक तो सर्वाधिक कहां पर है? तो सर्वाधिक कहां होगा? साइबेरिया तट, आर्कटिक का तटीय भाग ही है, आर्कटिक, साइबेरिया और अलास्का। और न्यूनतम कहां पर? तो न्यूनतम संकड़े कहां पर हैं? तो यहां दो देश हैं, पहले नामीबिया और दूसरा अंगोला। विश्व में सबसे संकड़े नामीबिया और अंगोला तट पर अधिक। फिर बात आती है मगन तटों का निर्माण कैसे होता है। अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। सबसे फेमस मत जो है वो शेफर्ड महोदय का है। शेफर्ड महोदय के अनुसार मगन तट संयुक्त रूप से किसका परिणाम है? अपर्दन और निक्षेपण दोनों क्रिया का परिणाम है।
कि कुछ क्षेत्रों में ऊंचे भाग का क्या हुआ, अपर्दन, और नीचे भाग में क्या हुआ, निक्षेप। तो यहां सेफर्ड के अनुसार अपर्दन और निक्षेपण की संयुक्त क्रिया का परिणाम क्या है, मगन तटों की उत्पत्ति। इसके अलावा विद्वान ये भी मानते हैं कि मगन तटों की जो उत्पत्ति है वो उन्मंजन और निमंजन का भी प्रमाण मिलते हैं। कोई वाक्या हुआ, ऊपर उठ गया, नीचे धस गया। कुछ ये मानते हैं कि वहां पर नदियों ने क्या किया, निक्षेपण, डिपोजिट है, नदी निक्षेप के कारण हुआ है। कुछ विद्वान ये मानते हैं, जैसे दिल्ली जैसे महोदय, हिमानीकरण के कारण से क्या हुआ कि पहले हिम युग आया तो जलतल क्या हो गया था, नीचे, हिम के पिघलने से जलतल ऊपर उठा और महाद्वीपों का कुछ भाग किसमें डूब गया, पानी में डूब गया, मगन तट के रूप में आ गया। कुछ भ्रंशन क्रिया को परिणाम मानते हैं। तो ये इनकी उत्पत्ति के क्या आते हैं, कारण आते हैं, जिसमें सेफर्ड का जो मैन मत है वो क्या है कि अपर्दन और निक्षेपण की संयुक्त क्रिया का परिणाम आता है। ये अपने को किस में पढ़ना है, ये अपने को मगन तट में ध्यान रखना है। तो जल्दी से तो लिख लो ये 5 मिनट। महाद्वीपीय मगन तट परिभाषा लिखो। ये महाद्वीपीय तटीय, ये महाद्वीपीय तटीय छिछला जलमग्न, महाद्वीपीय तटीय छिछला जलमग्न स्थल निक्षेपों से युक्त भाग है। जो एक बात भूल गया आपको बतानी, स्थलीय जो निक्षेप, मलबा, नदी वगैरह लेके गई, पवने लेके गई, वो कहां पाया जाता है, महाद्वीपीय मगन तट। गहराई 200 होने से यहां सूर्य का प्रकाश पर्याप्त रूप से पहुंचता है। तो ये किससे धनी है, ये समुद्री जैव विविधता, यानी सबसे ज्यादा मछली और वनस्पति समुद्री कहां मिलेगी, मगन तटों पर। और साथ में यहां क्या मिलता है, तेल के भंडार भी कहां पर मिलते हैं, मगन तटों पर ही प्रचुर मात्रा में खनिज संसाधन, वो भी विशेष रूप से तेल कोयले के भंडार पाए जाते हैं। तो परिभाषा सबसे पहले लिख ली, महाद्वीपों के तटीय छिछले जलमग्न स्थल निक्षेपों से युक्त भाग, जलमग्न स्थल निक्षेपों से युक्त भाग। गहराई लिखो, गहराई है 100 फेदम। अब एक फेदम में 6 फीट होते हैं, ये ध्यान रख लेना है। एक फेदम 6 फुट के बराबर है, तो इसको क्या बोल सकते हो, 600 फुट भी हम बोल सकते हैं, या लगभग 200 मीटर गहराई तक। गहराई के बाद ढाल प्रवणता लिखो, गहराई के बाद ढाल प्रवणता। तो ढाल प्रवणता लिखोगे, ढाल मंद 1 डिग्री या कम, 1 डिग्री तक लिखा हो वो करना है। तो ढाल मंद है 1 डिग्री या कम। प्रवणता के रूप में क्या लिखोगे, या ढाल प्रवणता होती है 1:500, 1:500। ढाल प्रवणता के बाद क्षेत्रफल, ढाल प्रवणता के बाद लिखो क्षेत्रफल। तो कुल महासागरीय नितल का कितना एरिया, 8.6% भाग है वो मगन तट के रूप में है। क्षेत्रफल 8.6%। जो तीनों महासागरों में अलग अलग लिखना है। अटलांटिक महासागर में सर्वाधिक 13.3%, प्रशांत महासागर में 5.7% और हिंद महासागर में 4.2%, हिंद महासागर में 4.2%। वो कहां गया अपने वाला एक पेज। चौड़ाई लिखोगे, औसत चौड़ाई 80 किलोमीटर,
80 किलोमीटर। फिर लिखो सर्वाधिक चौड़े मगन तट सर्वाधिक चौड़े मगन तट हैं, लिखो आर्कटिक तटवर्ती साइबेरिया अलास्का क्षेत्र। आर्कटिक तटवर्ती साइबेरिया और अलास्का तट। आर्कटिक तटवर्ती साइबेरिया अलास्का तट, कोष्टक में लिख लो 1200 किलोमीटर तक चौड़ाई। 1200 किलोमीटर तक चौड़ाई, ये तो विश्व में सबसे अधिक चौड़े। फिर लिखो विश्व में सर्वाधिक संकरे मगन तट। विश्व में सर्वाधिक संकरे मगन तट नामीबिया अंगोला तट, जो पश्चिमी अफ्रीका का भाग है, नामीबिया अंगोला तट पर। दस किलोमीटर तक मात्र है यहां, नामीबिया अंगोला तट पर। इसी में बात अब लिखनी है कहां पर संकड़े हैं और कहां पर अन्य क्षेत्रों में चौड़े हैं। एक बात तो लिखोगे पर्वत श्रेणियों के किनारे पर्वत श्रेणियों के किनारे मगन तट संकड़े होते हैं, जैसे उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका का पश्चिमी तट। यहां संकड़े हैं उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका का पश्चिमी तट, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका का पश्चिमी तट। क्रिया करने में संकड़े कहां कहां है वो एक दो बात और लिखो। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर मेक्सिको खाड़ी क्षेत्र में संकड़े मगन तट हैं। मेक्सिको खाड़ी तट पर संकड़े मगन तट हैं या मेक्सिको खाड़ी क्षेत्र में। अगली बात लिखो नदी मुहानों पर मगन तट चौड़े होते हैं। नदी मुहानों पर मगन तट चौड़े होते हैं, लेकिन अपवाद है दो नदियां। कौन कौन सी नदी? अमेजन और मिसिसिपी नदी पर संकड़े हैं। अपवाद अमेजन और मिसिसिपी नदी। और लिखोगे उत्तरी गोलार्ध में 50 से 85 डिग्री अक्षांशों के मध्य उत्तरी गोलार्ध में 50 से 85 डिग्री अक्षांशों के मध्य सर्वाधिक चौड़े मगन तट हैं। सर्वाधिक चौड़े मगन तट हैं, और वो भी मैंने इस भाग में हमने पढ़ा अटलांटिक महासागर में इनका सबसे ज्यादा विस्तार है। तो जहां ज्यादा विस्तार है इसका मतलब वहां चौड़े भी ज्यादा हैं, तभी तो विस्तार हुआ है। तो ये जो एरिया है ऊपर, जिसको हम डागर बैंक, ग्रांड बैंक का क्षेत्र है, यानी यूएसए का पूर्वी तट, यूरोप का पश्चिमी तट पर ये क्या पाए जाते हैं? चौड़े पाए जाते हैं। यहां इनकी चौड़ाई अधिक है, इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा है। और यही बेल्ट आगे कहां चला गया? साइबेरिया की ओर, और अधिक चौड़ाई क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। फिर क्या रह गया और इसमें? हाँ, वो लिखोगे एक ये मत्स्य
संसाधन व खनिज संसाधनों, ये मत्स्य संसाधन व खनिज संसाधनों, कोष्टक में लिख लो मुख्यतः पेट्रोल, मत्स्य संसाधन व खनिज संसाधनों से समृद्ध होते हैं। खनिज तेल, पेट्रोल, खनिज संसाधन यानी खनिज तेल या पेट्रोल से समृद्ध होते हैं। और वो ध्यान रहे, स्थलजात पदार्थ चाहे जैविक हो चाहे अजैविक, उनका निक्षेप कहां पाया जाता है? मगन तटीय भाग है, यहां पर निक्षेप पाए जाएंगे। वो आने वाली रेत बजरी भी यहां मिलेगी। तो मछलियों के अस्थि पंजर भी कहां पर मिलते हैं? मगन तटों पर। फिर लिखो एक उत्पत्ति कारक। उत्पत्ति कारक क्या है? मगन तटों की उत्पत्ति का कारक। तो पहला लिखो सेफर्ड के अनुसार, उत्पत्ति कारक सेफर्ड के अनुसार मगन तट अपर्दन और निक्षेपण के संयुक्त प्रभाव से उत्पन्न हुए। सेफर्ड के अनुसार मगन तट अपर्दन व निक्षेपण के संयुक्त प्रभाव से उत्पन्न हुए। दूसरा, दिल्ली के अनुसार दिल्ली के अनुसार हिमयुग या सागर जलतल में परिवर्तन से, क्योंकि हिमयुग आएगा तो जलतल क्या होगा? हिमयुग या सागर जलतल में परिवर्तन से उत्पन्न। सागर जलतल में परिवर्तन से, ये दो मन फिर लिखो लास्ट में। अन्य कुछ विद्वानों के अनुसार, अन्य कुछ विद्वानों के अनुसार उन्मंजन निमंजन कोमा प्लेट विवर्तनिकी उन्मंजन निमंजन कोमा प्लेट विवर्तनिकी कोमा लहरों द्वारा अपर्दन मलबा निक्षेपण, मलबा निक्षेपण जैसे नदी डेल्टा बनाती है, बरनसन के कारण भी मगन तट उत्पन्न हुए, के कारण भी मगन तट उत्पन्न हुए। तो आज की क्लास में ये था मगन तट, बाकी इसमें नेक्स्ट कल।